बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 का करते हैं लेसन नंबर 8। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें भी हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मज़ीद बात करेंगे। इससे रिलेटेड और जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी, जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं सुना होगा उनको इस लेक्चर की सही से समझ नहीं आएगी। PSY 516 ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आपको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है। जब तक आप लोग एक लेक्चर नहीं सुनेंगे उससे अगला लेक्चर समझने में आपको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी नहीं होंगी, तो इसको आप एक सीक्वेंस में लेके चला करें, एक सीक्वेंस में लेके आप लोग इन लेक्चर्स को सुना करें। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटाइल्स एंड परसेंटाइल रैंक्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो मेनली जो हमने एक पर्पस पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हम लोग ये टेबल्स वगैरह क्यों ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बेस पे हम लोग क्यों डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं, ताकि आप लोग पूरे के पूरे सेट ऑफ स्कोर्स के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, आप लोग उसको डिस्क्राइब कर सकें। और इसलिए भी हम लोग यूज़ करना चाह रहे होते हैं कि कोई भी जो इंसान है उसकी पूरे के पूरे सेट के अंदर, स्कोर्स के सेट के अंदर उसकी क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी पोजीशन उन स्कोर्स में कहाँ है। ठीक है, जो पहले जो इंडिविजुअल स्कोर्स होंगे जिनको हम लोग एक्स वैल्यूज बोलते हैं, यानी कि जो आपके मार्क्स होंगे आपकी क्लास में, आपके फाइनल टर्म में, वो आपके क्या होते हैं, वो रॉ स्कोर्स होंगे। ठीक है, रॉ स्कोर्स आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर ये देखना चाहते हैं ना, अगर आप लोगों के एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं 43, तो आप ये नहीं बता सकते कि आपके रॉ स्कोर्स हैं, हम ये नहीं बता सकते कि आपके ये स्कोर्स एज कम्पेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स इन स्कोर्स की क्या पोजीशन है, या क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में आपकी पोजीशन क्या बनती है, आपके स्कोर्स कितने बनते हैं, किस रैंक पे आते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। कैसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? या तो आप लोगों को एवरेज स्कोर पता होना चाहिए कि एवरेज आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स के स्कोर्स के आपस में निकाल लेंगे, आप कहेंगे हमारी क्लास की एवरेज स्कोर इतने, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं। ठीक है, आप उसकी बुनियाद पर भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके जो स्कोर्स हैं वो एवरेज स्कोर से ज़्यादा हैं या एवरेज स्कोर से कम है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप ये देख लेंगे कि नंबर ऑफ पीपल आप लोग देख लेंगे कि एक मखसूस किस्म के स्कोर से कितने लोगों के स्कोर्स ज़्यादा हैं और कितने लोगों के स्कोर्स उस मखसूस स्कोर से कम हैं। जो आपके रॉ स्कोर्स होते हैं आपने उनको ट्रांसफॉर्म करना होता है किसी न किसी मीनिंगफुल फॉर्म में। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक तो तरीका ये होता है कि हम लोग रॉ स्कोर्स को परसेंटाइल्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जब आप लोगों का रिजल्ट आता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे भी हर सब्जेक्ट के आगे आपकी परसेंटाइल्स लिखी हुई होती हैं। उसका मतलब यही होता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स से ज़्यादा मार्क्स हैं आपकी। रैंक या परसेंटाइल रैंक वो पर्टिकुलर स्कोर होते हैं जिसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लोगों की उतनी तादाद या परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, यानी कि कितनी परसेंटेज है लोगों की पूरी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या पूरी की पूरी डेटा सेट के अंदर जिनके स्कोर्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर हैं या उससे कम हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके किसी सब्जेक्ट में 89 मार्क्स हैं, तो आप उसकी जो है ना वो परसेंटाइल रैंक जब देखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके मार्क्स के बराबर हैं या उससे कम हैं। जब आप लोग ये देख लेंगे ना तो वो आपका क्या होगा, परसेंटाइल रैंक, या सिंपली हम लोग उसको रैंक भी बोलते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? जब भी आप लोग किसी भी स्कोर को उसकी परसेंटाइल रैंक से आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे परसेंटाइल। यानी कि आप लोगों को पता चल गया कि आपके अगर 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्कोर्स आपसे कम है, तो आपकी जो वो परसेंटाइल बनेगी वो फिर आपकी उस हिसाब से आप लोग देख लेंगे कि आप लोगों की कितनी परसेंटाइल बनती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के मार्क्स हैं किसी चीज़ में 43 मार्क्स हैं,
ठीक है। और आप ये देखते हैं कि 60% आपके क्लास के स्टूडेंट्स वो हैं जिनके जो स्कोर्स है ना वो 43 या 43 से कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 43 जो आपके स्कोर्स हैं उसका परसेंटाइल रैंक कितना है, 60%। आपके 60% स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। और ये जो आपकी जो परसेंटाइल पर कितनी बनेगी, 60th परसेंटाइल बनेगी। परसेंटाइल रैंक होता है कि अब ये देखते हैं कि कितने परसेंट लोगों से ज्यादा आपके मार्क्स हैं, और परसेंटाइल मतलब होता है पोजीशन। तो 60% है तो 60th परसेंटाइल, या 50% स्टूडेंट से ज्यादा आपके मार्क्स हैं तो आपकी परसेंटाइल कितनी बनेगी, 50th जो है ना वो बनेगी, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या होती है, ये भी परसेंटाइल होती है। परसेंटाइल रैंक को हम लोग इस तरह से भी रेफर कर सकते हैं। परसेंटाइल रैंक का हम लोग मतलब निकालते हैं कि परसेंटेज, ये देखें परसेंटाइल रैंक ऑफ 60%, 60% क्या है, परसेंटेज है ना। परसेंटाइल रैंक को हम लोग परसेंटेज भी बोलते हैं, और जो परसेंटाइल होती है उसको हम लोग स्कोर बोलते हैं। रैंक या जो परसेंटाइल होती है वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता रही होती है कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन या पूरे के पूरे दूसरे स्कोर्स के अंदर। परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक्स को आप लोगों को डिटरमिन कैसे करना होता है, कैलकुलेट कैसे करना होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ढूंढने होते हैं कि कितने लोग हैं जिनके स्कोर्स आपके जो पॉइंट से नीचे हैं या आपके पॉइंट के बराबर ही हैं, ठीक है। वो आप लोग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ढूंढ लिए। इसका सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है कि आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इस्तेमाल करें, और उसमें आप लोग नंबर काउंट कर लें कि आप कोई भी एक कैटेगरी, फॉर एग्जांपल आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 5th कैटेगरी में आपके स्कोर फॉल कर रहे हैं, तो 5th कैटेगरी से पिछली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं आप लोग उन सबको प्लस कर ले, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इतने लोगों से ज्यादा मेरे मार्क्स हैं। तो आपके पास जो रिजल्टिंग वैल्यूज आएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे। इसमें इसको हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट करते हैं कि जो सेकंड नंबर पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फिर जो आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें आप लोग ने जो सेकंड वाला जो सम फाइंड आउट किया था वो आप लोग उसमें ऐड कर देते हैं, आपके पास थर्ड पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि पीछे जितने भी आपके पास डेटा मौजूद होता है उसकी वैल्यूज को 1 by 1 ऐड अप कर रहे होते हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जैसे जैसे आप लोग स्केल में अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो आप लोग उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग आ जाते हैं 6th कैटेगरी पे, तो वहां पे आप लोग सारी की सारी पिछली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस कैटेगरी में हम लोग कितने लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि ये जो कैटेगरी है इसमें टोटल इंडिविजुअल्स इतने हैं जिनके स्कोर्स इस कैटेगरी से कम हैं। समझ आ गया आप लोगों को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज असल में आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शो करती हैं कि हर स्कोर पे कितने लोग हैं जिनका स्कोर इससे बराबर या इससे कम है। परसेंटाइल्स को फाइंड आउट करने का फिर ये तरीका होता है कि आप लोग उन तमाम तर फ्रीक्वेंसीज को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो आपके पास वैल्यूज आती हैं उनको हम लोग कम्युलेटिव परसेंटेजेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता चल रहा होता है कि इंडिविजुअल्स की क्या परसेंटेज है जो कि ऐड अप होती चली जा रही है जैसे जैसे आप लोग स्केल में अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखा के आप लोगों को एक दफा इसका कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डेटा सेट में चलते हैं, सबसे लोअर वैल्यू आप लोग ये देखेंगे 1, ठीक है। अब जब आप लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कैटेगरी देखती हूँ 65 से 69, आपका जो फॉर एग्जांपल जो मार्क्स है ना आपके वो फॉल करते हैं 65 से 69 की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि आपके परसेंटाइल रैंक कितना बन रहा है, कितनी पोजीशन बन रही है एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये जो पिछले जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं 1 + 1 + 3 इनको आप लोग आपस में ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसमें
ये इस कैटेगरी में आपके 5 जो है वो फॉल कर रहे हैं ना, 65 और 69, इस कैटेगरी तक आप लोग ऐड कर लेंगे। 1 + 1 + 3 + 1 आपके पास आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या है कि 6 लोग ऐसे हैं जिनके स्कोर या तो आपसे कम है या आपके इक्वल है। तो आपको पता चलेगा कि आपका फिर जो परसेंटाइल बन रही है वो क्या बन रही है, 6th बन रही है। समझ आ गई आप लोगों को बात। ये इस तरह से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं, और इन्हीं को फ्रीक्वेंसीज को जब आप लोग परसेंटेजेस में कन्वर्ट करें, यानी कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो वो आप लोगों की कम्युलेटिव परसेंटेजेस आ जाती हैं। दूसरा एक और जो मेथड है दैट इज अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्लेस। ये JW2K थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था इस टेक्निक को। जो हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, उसी का ये एक सिंपल सा ऑल्टरनेटिव दिया गया था। इसको हम लोग स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने हर स्कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्कोर है 85, इसको आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 8 और 5 में। 8 क्या होगा आपका स्टेम और 5 क्या होगा आपका लीफ। इसी तरह से अगर 42 है तो पहला डिजिट जो होता है 4, वो क्या होगा आपका स्टेम, और जो दूसरा डिजिट होता है, लास्ट डिजिट जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं लीफ, यानी कि 2 क्या होगा आपका लीफ। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा ये वाला मौजूद है, ज्यादा सारे आपके पास नंबर्स मौजूद हैं। आप इसका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कैसे बनाएंगे? आप लोग सारी पहले स्टेम लिख लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अब आपने इसके आगे लीफ लगाना है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि 3 वाले डिजिट कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए एक है 3 वाला डिजिट, ये वाला 32 का लीफ क्या है इसमें, क्योंकि 3 वाला तो स्टेम हम लोग देख रहे हैं ना, लीफ क्या है 2, आप लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। मजीद 3 वाला ये है हमारे पास डिजिट 33, ठीक है, जिसका स्टेम क्या बन रहा है 3, और आगे इसका लीफ क्या है 3। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसका लीफ क्या है 3, ये हम लोगों ने इधर 3 लगा दिया। इस तरह से आप लोग 4 वाले डिजिट्स देखेंगे। 4 वाला सबसे पहला जो हमारे पास हमारी जो वैल्यू मौजूद है वो है ये 42। अब 42 में जो है वो लीफ क्या है इधर 2, आप लोगों ने 2 लिख दिया। उसके बाद जो दूसरी जो हमारे पास एंट्री मौजूद है 4 स्टेम वाली, वो है ये 46। ठीक है, 4 तो स्टेम है ना, इसका लीफ क्या होगा 46 का, 46 में से लीफ क्या है 6, यानी कि इधर आप लोग दूसरा लीफ लिख लेंगे 6। इस तरह से आप लोग अपने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं प्रेजेंटिंग डेटा। आपने जब डेटा को प्रेजेंट करना होता है मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स की फॉर्म में, आप लोगों ने वो कैसे करना होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है बार ग्राफ, इसको हम लोग हिस्टोग्राफ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हर वैल्यू के ऊपर आप लोग एक बार ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ताकि और बार आप लोग कितनी ऊंची ड्रॉ करते हैं ये डिपेंड करता है कि उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि 35, एक हमारे पास वैल्यू है 35, और हम लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के फॉर एग्जांपल 100 लोग थे, तो उसमें से जो 35 नंबर है, जो 35 स्कोर है, वो आया है 10 बंदों का। ऐसा ही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 35 यहाँ पे हम लोग वो ड्रॉ कर देंगे सारे नंबर्स 1 2 3 4 5, फॉर एग्जांपल 100 तक हम लोग कर देते हैं। तो 35 जहाँ पे आएगा उसके ऊपर हम लोग बार ड्रॉ करेंगे, और कितनी लंबी ड्रॉ करेंगे, इधर इस साइड पे होती है फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे 10 है ना, 10 के सामने जितनी एक लेंथ बन रही होगी उतनी लंबी हम लोग बार ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। हाइट क्या होती है, हाइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कोर। ये आप लोगों का एमसीक्यूज भी आता है। बार ग्राफ को आप लोग डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो नॉमिनल या ऑर्डिनल लेवल का जो डेटा होता है आप लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क आप लोग याद रखने के कौन सा ग्राफ कौन से लेवल या कौन सा स्केल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला हमारे पास ग्राफ होता है क्लस्टर्ड बार ग्राफ। जब आप लोगों के पास 2 या 2 से ज्यादा नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल्स हों तो वहां पे आप लोग क्लस्टर्ड बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आप लोग इसीलिए क्लस्टर्ड बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग मुख्तलिफ किस्म की जो कैटेगरीज होती हैं 2 वेरिएबल्स की उनको आपस में आप लोग इलस्ट्रेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखना चाह रहे हैं मेल और फीमेल है, आपके पास 2 नॉमिनल वेरिएबल्स है ना, ये उनमें आप लोग ये देखते हैं कि मेल्स और फीमेल्स सैलरी के साथ कितने ज्यादा सेटिस्फाई हैं। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है ना, तो 2 बार्स आपके पास आएंगी। इसी तरह से 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 वेरिएबल्स हमारे पास आ सकते हैं, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट, ये 3 वेरिएबल्स है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास 3 बार्स आएंगी। तो ये क्लस्टर्ड फॉर्म है, ये हमारे पास होता है क्लस्टर्ड बार चार्ट। ठीक है, अब आप लोग ये उनकी सेटिस्फेक्शन को देखना चाह रहे हैं। अब आप लोगों ने लोगों से पूछा कि भाई वो कितने सेटिस्फाई हैं अपनी सैलरी के साथ, तो सैलरी की सेटिस्फेक्शन आप लोग एक्सेस पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें है हमारे पास सबसे पहला वेरी सेटिस्फाइड, उसके बाद वेरी डिससेटिस्फाइड, उसके बाद डिससेटिस्फाइड, उसके बाद नो ओपिनियन, सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड। फिर आप लोग मेल और फीमेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए, अब मेल की तादाद और फीमेल की तादाद कितनी है, आप लोग वो पूरा एक टेबल की फॉर्म में पहले ड्रॉ करके ना वहां से आप लोग इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करें। खैर आप लोगों को वो पेपर में कहते नहीं कि आप लोग जो है ना वो ग्राफ आप लोग ड्रॉ करके दिखाएं। जैसे आप लोगों की वो कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस तरह का सिनेरियो हो तो कौन सा ग्राफ इस्तेमाल होगा, इस तरह से। उसके बाद एक होता है पाई चार्ट, ये एक स्पेशल चार्ट हो जिसमें आप लोग पाई स्लाइसेस इस्तेमाल करते हैं डेटा का साइज इस्तेमाल करने के लिए। इसको हम लोग नॉमिनल डेटा में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो एक नॉमिनल डेटा होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मूवी पसंद की जाती है, रोमांटिक, एक्शन, हॉरर या ड्रामा पसंद किया जाता है, या आप लोगों की जो असेसमेंट स्कीम्स होती हैं आपके एलएमएस पे, क्विज़ेस कितने आएंगे, जीडीपी की क्या परसेंटेज है, मिड टर्म की क्या वेटेज है, वो सारी आप लोगों की पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाई हुई होती है। तो यहाँ से जो आपके पास वो सेक्शंस बनते हैं ना पाई चार्ट के, यहाँ से आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज़ की वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद एक होता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट से आप लोगों को बड़ी अच्छी इंडिकेशन मिल जाती है कि डेटा कैसे स्प्रेड आउट हुआ है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप्स या बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं। ये इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो आप लोगों की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आप लोग इधर लिख लेते हैं, मिनिमम वैल्यू आप लोगों की ये आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग मीडियन जो होता है वो आप लोग मीडियन के मुताबिक आप लोग वो फाइनल मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसकी बुनियाद पे आप लोग बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करते हैं। अब ये क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, ये चीज़ आप लोगों की फिलहाल तो शायद सर के ऊपर से गुजर गई होगी। हम लोग अपना अगले जो हमारे लेक्चर्स है उसमें क्वार्टाइल्स वाले आ रहे हैं लेसन, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हम लोग तो आप फाइंड आउट कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे इस लेक्चर में आपको दिया हुआ है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है SPSS के अंदर। इस टॉपिक को आप लोग कट ऑफ कर दें, ये आपने नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि आप लोगों के एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर ना तो SPSS होता है, आप लोगों के कैंपस के कंप्यूटर्स के अंदर एक तो SPSS होता ही नहीं है, और ना ही आप लोगों के इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं कि आप SPSS के अंदर हमें इस तरह का कोई ग्राफ कैलकुलेट करके दिखाएं या फलां कैलकुलेशन हमें करके दिखाएं SPSS के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, इसलिए आप लोग इसको छोड़ दें। ये था हमारा आज का लेक्चर, हो गया है कंप्लीट। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, उसमें हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों का लेक्चर होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।